कल हमने नोमेनक्लेचर ख़त्म कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म टॉपिक का नाम डालो, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 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 क्या होता है? आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C4H10, ये क्या चीज़ का फार्मूला है? C4H10 क्या चीज़ का फार्मूला है? ब्यूटेन का, है ना। एल्केन में ब्यूटेन का फार्मूला होता है। अब देखो मैं इसके दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इन दोनों का नाम क्या क्या है बताओ? दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इनका नाम क्या है बताओ? सबसे पहले इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन, है ना। सीधा सीधा 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, आगे प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है ये गिनो। इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 10 हाइड्रोजन है। इसमें कितने कार्बन और हाइड्रोजन? 10। तो देखो दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन बोथ आर आइसोमर्स। ठीक है, नाम अलग है बट लेकिन नाम अलग इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, इन्हीं को ही हम आइसोमर्स कहते हैं। अगर उनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली बात है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इन्हीं को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फेनोमेनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर हुआ? ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके बाद वाला, ब्यूटेन के बाद कौन आता है? ब्यूटेन के बाद कौन आता है? ब्यूटेन के बाद कौन आता है? पेंटेन। तो C5H12। ठीक है, इसके देखते हैं कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ऑल पॉसिबल बनाने हैं, इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं सभी बनाने हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट वाला बनाएंगे। ये स्ट्रेट वाला, इसमें 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, देख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 3 2 5 2 7 2 9 3 12। ठीक है, C5H12। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो कार्बन है उसको ब्रांच में डालूंगा। एक कार्बन को हम ब्रांच में डालेंगे तो 1 2 3 4 और एक कार्बन को यहाँ ब्रांच में डालेंगे। ठीक है, बाकी जगह पे हम H लगा देते हैं। अब देखो इसका क्या फार्मूला होगा? 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 2 5 6 3 9 और 3 12। अभी भी 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों का केमिकल फार्मूला सेम हो गया। अब एक और कार्बन को मैं ब्रांच में डालूंगा। देखो ये, इसमें भी कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। ये 3 और 2 5 और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है, पेंटेन के ये 3 ही आइसोमर बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और हम ब्रांचिंग में डाल ही नहीं सकते, बचे ही नहीं। ठीक है,
तो ये 3 हो गए C5H12 के आइसोमर्स, जिनमें तीनों का क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। कहीं कहीं पे एन पेंटेन लिखा रहता है, एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, एन जो है कॉमन नेम में लगता है, एन अगर कहीं लिखा है मतलब स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो एन पेंटेन या सिर्फ पेंटेन, इसका नाम क्या होगा, ये नंबरिंग हो जाएगी, 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, मतलब जो पैरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसमें इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रेट, हाँ ठीक है, आगे बोलो। लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी है, इसमें भी पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो चाहो तो ऐसे सीधा सीधा करो, चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो इधर से आके इधर करो, कहीं से भी करोगे कार्बन नंबर 3 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये इसी को मान लेते हैं पैरेंट चेन, और ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, नंबरिंग भी कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3, एक ही मतलब है। तो सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे और दोनों कैसे हैं, मिथाइल। नाम क्या होगा इनका, 2 मिथाइल है तो दोनों के लिए दोनों का नंबर 2 2। ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, ये हो गया। तो एन पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, दीज 3 कंपाउंड्स आर आइसोमर्स विथ सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो इसमें टोटल मिला के 5 कार्बन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। इसमें टोटल गिनो ना, ये 4 कार्बन होंगे और ये 5, तो 5 कार्बन है और 3 3 6 3 9 9 और 2 11 और 1 12, 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी सेम वही C5H12, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो हमने आइसोमेरिज्म पर डेफिनेशन क्या पढ़ा है, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन सभी में सब में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है आइसोमेरिज्म, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्लियर, कहीं भी बना सकते हैं, स्ट्रेट जो पैरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जितने भी एटम्स होते हैं वो बराबर रहते हैं सभी में। क्लियर, ओके, चलो इसको नोट करो। चलो हम बनाते हैं, हेक्सेन का आइसोमर्स बनाते हैं। हेक्सेन मतलब C6H14 है ना, ये फॉर्मूला होता है C6H14। तो इसके आइसोमर्स बनाते हैं। सबसे पहला आइसोमर क्या होगा, स्ट्रेट चेन वाला। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट चेन वाला, इसको बोलेंगे N हेक्सेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाला N हेक्सेन। अब क्या करो, एक एक ब्रांच लगाते जाओ और ब्रांच का पोजीशन भी बदलते जाओ। तो पहला हम एक कार्बन को एक ब्रांच में लेकर जाएंगे, तो एक, अब देखो ये 6 कार्बन है, अब इसमें क्या करो 5 कार्बन बनाओ और एक कार्बन को ऐसे ब्रांच में डालो। ब्रांच कभी भी एंड कार्बन पे नहीं होता, एंड से एक पहले कार्बन पे होता है। ठीक है, तो ये एक हमने ब्रांच डाल दिया। देखो ये बन गया, क्या नाम होगा इसका, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या नाम हो इसका,
2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है चेन में, पैरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन। इसका नाम एन हेक्सेन या सिर्फ हेक्सेन लिखोगे तब भी ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो CH3 है, ये जो ब्रांच है, उसको इस कार्बन की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसका पोजीशन हम बदल देते हैं, पोजीशन बदलेंगे तो एक नया आइसोमर बन जाएगा। अब ये जो कार्बन है, ये जो CH3 है, इसको हम ये 3rd नंबर के कार्बन पे लगा देते हैं। ये बन गया हमारा नेक्स्ट आइसोमर, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग राइट से करो या लेफ़्ट से करो, ये 3rd पे ही आएगा, है ना। जैसे लेफ़्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, राइट से करेंगे तो 1 2 3 पे ही आ रहा है। नाम क्या होगा इसका, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल और 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन। अब अगर हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये ऐसे ही बन जाएगा, है ना। अगर CH3 को इसकी जगह पे इधर खसकाओगे, यहाँ पर लेकर आएंगे तो अब ये सेकंड कार्बन पे आ जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ लाने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये वापस यही बन जाएगा। तो अब एक ब्रांच में हमने कर लिया, एक कार्बन को ब्रांच में लगा करके हमने बना लिया। अब 2 कार्बन को ब्रांच में लगाएंगे, ठीक है। 2 कार्बन को ब्रांच में लगाएंगे तो अब जो स्ट्रेट चेन है उसमें 4 कार्बन हो जाएंगे, और एक कार्बन यहाँ लगाते हैं, एक कार्बन यहाँ लगाते हैं, ये बन गया हमारा नया आइसोमर। ये बन गया नया आइसोमर। इसमें 2 कार्बन ब्रांच में हैं और दोनों का पोजीशन अलग अलग है, और यही 2 पोजीशन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और तीसरा पोजीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तो एंड वाले कार्बन है, एंड वाले कार्बन पे हम ब्रांच नहीं बनाते, ठीक है, बीच के कार्बन पे ब्रांच बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी दोनों में से किसी भी तरफ से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये 4 कार्बन हो गए, और 2 और 3 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो 2, 3 डाई मिथाइल, और अब क्या है, 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो ब्यूट और सफिक्स लगेगा एन। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, ये वाला जो कार्बन CH3 ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है, हम क्या करेंगे, इसको कार्बन नंबर 2 पे ही बना देंगे। मतलब एक ही कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट को डाल देंगे। दोनों 3 के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर मैं इस CH3 को यहाँ बना दूंगा तो इस कार्बन को हमको नंबर 2 बोलना पड़ेगा। बना के दिखाते हैं। ये ऐसा। अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ते हैं, तो अब इस तरफ से पास पढ़ेंगे तो इसको कार्बन नंबर 1 और 2 देना पड़ेगा, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। अब क्या नाम होगा इसका, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो दोनों मिथाइल के लिए 2 बार नंबरिंग करेंगे, तो 2 2 डैश करके 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो ब्यूट एन। ये हो गए हमारे आइसोमर्स। इसके अलावा और कोई दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा, है ना। कितने आइसोमर बने, 5 आइसोमर बने, ठीक है। तो हेक्सेन के 5 आइसोमर हो गए, ठीक है। अब एक लास्ट करते हैं हेप्टेन का। हेप्टेन के ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बना के दिखाओ। हेप्टेन यानी कि C7H16 है ना, 7 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन वाला, तो CH3 CH2 CH2 ये 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7, ये पहला कंपाउंड हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एन हेप्टेन, या सिर्फ हेप्टेन लिखोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एन का मतलब वो स्ट्रेट चेन को दिखाता है। अब मैं क्या करूँगा, एक कार्बन को ब्रांच में डालते जाऊँगा और उसका पोजीशन चेंज करते जाऊँगा, ठीक है। तो 7 कार्बन है तो अब 6 कार्बन बनाएंगे, ये 4 हो गए, ये 5, और इस पर मैं डाल देता हूँ एक CH3, और देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। क्या नाम लिखेंगे अपन, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, ये दूसरा आइसोमर हो गया। तीसरे में क्या करेंगे, ये जो CH3 उसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने शिफ्ट कर दिया, ये ठीक है। अब इसका नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल है, और ये 4 5 और टोटल हो गए 6 कार्बन। क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया तीसरा आइसोमर, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करूं, तो अगर ये CH3 इस तरफ आएगा तो फिर यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना, लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे, और लेफ़्ट से करेंगे तो फिर अगेन 3 पे आ जाएगा। तो अब एक ब्रांच वाला, एक मिथाइल ब्रांच वाला ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 मिथाइल को ब्रांच में डालेंगे, ठीक है, 2 मिथाइल को ब्रांच में डालेंगे। अब 2 मिथाइल ब्रांच में डालेंगे तो जो कार्बन चेन है उसमें 5 कार्बन बचेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिथाइल को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक मिथाइल और ये एक मिथाइल, ये बन गया हमारा नेक्स्ट आइसोमर। इसका नाम क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 2 और 3 है ना, राइट से नंबरिंग करेंगे, 4 और ये हो गया 5। नाम क्या होगा इसका, 2,3 डाई मिथाइल, और अब 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो पेंटेन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो CH3 है उसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक CH3 यहाँ रहेगा और एक CH3 यहाँ चला जाएगा, बढ़िया। ये इसका क्या नाम होगा, अब यहाँ से नंबरिंग करो लेफ़्ट से या राइट से करो, एक ही मतलब है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, राइट लेफ़्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 और 4 पे ही आएगा, ठीक है। नाम क्या होगा, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, ठीक है। अच्छा, और हम ज़्यादा नहीं खसका सकते इसको, अगर इधर खसकाएंगे तो अगेन ये 2 3 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पर रख दूंगा, ठीक है। दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पर रखेंगे, तो 1 2 3 4 5, अभी भी कार्बन चेन में 5 ही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन पर रखेंगे, ये ठीक है। क्या नाम होगा इसका, नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखेंगे इसका, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मिथाइल को हम थर्ड वाले कार्बन पे ला देंगे, ठीक है। आजू बाजू रखेंगे तो वो 2 3 हो जाएगा, वो तो बना चुके हैं, 2 3 बना चुके, 3 4 नहीं बनेगा, 3 4 बनाएंगे तो वो वापस से 2 3 हो जाएगा। बना के दिखाऊं, अगर मैं 3 और 4 पे बनाता हूँ तो ये 3 है, इस पे एक CH3 लगाओ, ये 4 है, इस पे एक CH3 बनाओ, ये ऐसा। तो अगेन ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3, 2 और 3 पे वापस से आ गया, तो 3 4 नहीं बनेगा, है ना। और ये हम बना चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ, दोनों मिथाइल को हम 3 पे ले आते हैं, ये ऐसा, ठीक है। अब कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये कार्बन 3 पे ही पड़ेगा। नाम होगा इसका 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 3 डाई मिथाइल
पेंटेन। सर जो ऊपर वाला करके उसका मेरा लास्ट में CH2 से एंड हो चलेगा? नहीं, CH3 से ही एंड होगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर लास्ट में CH2 लगाओगे तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इथाइल लगा देंगे। ठीक है, इथाइल लगा देंगे। अब इथाइल लगाएंगे तो कार्बन नंबर 5 रहेगा। ठीक है, कहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल लगाते हैं। ये इथाइल हो गया। ठीक है, ये CH3 CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो 3 पे ही आएगा, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? 3 पे इथाइल हो गया, 3 इथाइल और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, अगर मैं ये इथाइल को 2 पे लाने की कोशिश करूँ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, तो वो वैसा नहीं बनेगा। वो इथाइल जो है वो पैरेंट चेन में चला जाएगा, तो वैसा नहीं बना सकते। जैसे कि एक बना के दिखाता हूँ मैं, जैसे CH3 है, CH2 CH, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, हाँ, तो ये जो है ना ये लॉन्ग चेन में चला जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं बना सकते। अब ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग चेन, तो 2 पे इथाइल नहीं आ सकता। ठीक है, और यही हो जाएगा सिर्फ क्या, मिथाइल। तो 1 2 और 3 मिथाइल हेक्सेन जो बना चुके हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, 3 मिथाइल लेंगे और तीनों को हम सब्स्टिट्यूट में लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 3 मिथाइल लेंगे तो 2 यहाँ पे लगा दो, 1 यहाँ पे लगा दो। एंड पे नहीं लगा सकते। ठीक है, एंड पे नहीं लगा सकते, एंड पे लगा ही नहीं सकते। एंड पे ब्रांच थोड़ी होता है, बीच में ब्रांच होता है। 10वां नहीं बनेगा, 9 ही बनेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, इसका क्या नाम होगा? हम यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 2 3, हाँ, 2 2 और ये हो जाएगा 3, प्लस करेंगे तो 7 होगा। अगर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 3 हो जाएगा, तो 2 3 3 ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। ये राइट से करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेफ़्ट से करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से करेंगे। क्या नाम होगा इसका? 2 2 3 ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये इतने ही इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, कितने हो गए देखते हैं, गिनते हैं। हाँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 स्ट्रक्चर बने। 10वां नहीं बनेगा। दिखाओ, ये 10वां नहीं है ना। देखो ये, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूँ, तुम लोगों ने कैसे बनाया है। ठीक है, ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 6 7। देखो सबसे पहले इसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन हो गया। और नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 और 3 4 और 5। तो 3 3 डाईमिथाइल पेंटेन ये तो हम बना चुके हैं, तो ये आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, 3 3 डाईमिथाइल पेंटेन बना चुके हैं। इथाइल काउंट नहीं होगा ना, ये इथाइल तो पैरेंट चेन में आ गया। इथाइल कब काउंट होता है? जब वो ब्रांच में होता है, ना कि पैरेंट चेन में। ठीक है, चलो आइसोमरिज्म खत्म हुआ। अब करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, टॉपिक डालो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे हम कंबशन। कंबशन का क्या मतलब होता है? जलाना। ठीक है, क्या मतलब होता है? जलाना, यानी कि बर्न करना। बर्न करना इज कॉल्ड कंबशन। इसका एक और मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, अब हालांकि ऑक्सीडेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और एक होता है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब कंबशन होता है इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है और कंट्रोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, या कंप्लीट कंबशन या और इनकम्प्लीट कंबशन, दो तरह के कंबशन होते हैं। ठीक है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन लिखो, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन, ये हम हालांकि बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम कंप्लीट कंबशन के बारे में देखेंगे। अच्छा, जब भी हम कंबशन की बात करें, इसमें हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, प्लस करके O2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। कंबशन में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। और भी कई सारे टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं, तो उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते समय। यहाँ पे जो कंबशन है उसको हम ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? और भी बहुत सारे टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें हम कई सारे टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हमने एक पढ़ा एल्केन पढ़ा हुआ है, एक एल्कीन पढ़ा हुआ है और हमने एल्काइंस पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? एल्काइंस पढ़ा हुआ है। और क्या क्या पढ़ा है हमने अल्कोहल पढ़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप्स में हमने अल्कोहल्स पढ़ा हुआ है। और क्या पढ़ा है हमने? एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, फिलहाल अभी हमने नोमेनक्लेचर किया है। और क्या हमने पढ़ा है? कीटोन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। और क्या पढ़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इन सभी का जो कंबशन है, कंप्लीट कंबशन एक ही तरीके से होता है, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेम होते हैं। क्या प्रोडक्ट होते हैं? अगर इन सब का हम कंबशन करवाएं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में हीट निकलती है और लाइट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, है ना, और उनके डेरिवेटिव का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि इन हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो है डेरिवेटिव है। ठीक, तो इनका अगर हम कंबशन करवाते हैं, यानी कि अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में हीट निकलती है और लाइट निकलती है। ठीक है, हीट और लाइट निकलती है। किसी भी एल्केन को, किसी भी अल्कोहल को अगर हम कंबशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट और लाइट निकलेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, जैसे कि एल्केन में हम मीथेन लेते हैं, CH4। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाऊँ तो क्या क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ में हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी, है ना। अब जला रहे हैं तो लाइट तो निकलेगी, बिना फ्लेम का कंबशन कहाँ होता है? नहीं होता, तो लाइट तो निकलेगी। अच्छा, अगर मैं ईथेन का कंबशन करवाऊँ, ईथेन का मतलब CH3CH3 या फिर C2H6, है ना, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। अगर मैं इसका कंबशन करवाऊँ तब भी यही दोनों चीज़ें मिलेंगी, CO2 और H2O, और प्लस हीट प्लस लाइट निकलेगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं अल्कोहल का कंबशन कराऊँ, जैसे कि C2H5OH, ये क्या है? इथेनॉल। अगर मैं इसका कंबशन करवाऊँ, इसको ऑक्सीजन के साथ में जलाऊँ, तो यहाँ पर भी यही दोनों चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में हीट और लाइट निकलेगी। ठीक है,
तो किसी भी हाइड्रोकार्बन या फिर उसके डेरिवेटिव का अगर हम कंबशन कराएं तो यही दोनों चीज़ें निकलती है। क्लियर, समझ गए? ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। क्यों एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं? क्योंकि जब इनको बर्न करते हैं तो ये बहुत सारा हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारा हीट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, है ना, पेट्रोल डलवाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, उसमें क्या है, ब्यूटेन गैस होती है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सीएनजी, कार्स में सीएनजी का सिलेंडर लगा रहता है, सीएनजी भरवाते हैं, वो क्या होता है, वो भी हाइड्रोकार्बन होता है। तो इनका जो हीट एनर्जी होता है जो ये रिलीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये नेचुरल गैस सुने होगे, सीएनजी में यही होती है नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी मतलब उसमें मीथेन होता है, मीथेन का 70-80% होता है। ओके, तो नेचुरल गैस ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग, इसलिए इसको एज अ फ्यूल हम घर में भी यूज़ करते हैं। घर में तो बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये कार्स वगैरह में यूज़ होती है सीएनजी गैस, है ना। सीएनजी में यही होता है मीथेन, ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है, कारखाने में यूज़ होती है ना, जहाँ पे भी हमको हीट प्रोड्यूस करना होता है वहाँ पे सीएनजी गैस को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुकिंग गैस एलपीजी, इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, ब्यूटेन गैस यूज़ होती है, जो कि एल्केन है, एल्केन फैमिली का एक पार्ट है ब्यूटेन। ठीक है, फॉर्मूला होता है C4H10। क्लियर? ओके, जब इसको जलाते हैं तो दोनों चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये हमको दिखाई नहीं देता और ये भी हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है और वाटर वेपर वो भी कलरलेस होता है, एंड तो ये दोनों चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन ये दोनों चीज़ें निकलती हैं। अच्छा, इसको ना क्लीन फ्यूल बोला जाता है, जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है उसको क्लीन फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और गैस निकल रही है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड निकल रहे हैं तो उसको क्लीन फ्यूल नहीं बोला जाता, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। नेक्स्ट, दो तरह के हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हुए हैं। एक होते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन्स आते हैं, तो इनका जो है कंप्लीट कंबशन होता है एयर में और ये ब्लू कलर का फ्लेम देते हैं और नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। नॉन सूटी फ्लेम का क्या मतलब होता है, सूटी जानते हैं, सूटी फ्लेम मतलब जैसे मोमबत्ती जलाते हो तो वो किस टाइप की फ्लेम आती है, हल्की सी ऊपर में ऑरेंजिश कलर की फ्लेम आती है और कुछ ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, दैट इज सूटी फ्लेम। तो जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें इस टाइप का फ्लेम आता है क्या? नहीं आता, एकदम क्लीन ब्लू कलर का फ्लेम आता है और उसमें कोई धुआं काले कलर का नहीं निकलता, है ना, दैट इज़ नॉन सूटी फ्लेम, है ना, क्लीन फ्लेम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। ठीक है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन जिनमें सूटी फ्लेम आता है। अगर सूटी फ्लेम आ रहे हैं मतलब कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, अगर सूटी फ्लेम नहीं है तो मतलब कार्बन का परसेंटेज कम है। क्लियर? अच्छा, तो हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं एलपीजी वगैरह में, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बाय ऑक्सीजन, जो कि कहाँ से मिलती है, एयर से मिलती है। क्लियर? ओके। अच्छा, लेकिन अगर हम एयर की सप्लाई को कम कर दें, एयर की सप्लाई को कम कर दें, लिमिटेड कर दें, ठीक है, तो उस केस में कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सूटी फ्लेम बनेगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सूटी फ्लेम बनेगा। ठीक है, और सूटी फ्लेम बनेगा तो क्या होगा, जो बर्तन होगा नीचे से काला हो जाएगा। ठीक है, होता है, कभी हुआ होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? वो गैस में देखोगे छोटे छोटे होल्स होते हैं, अगर वो होल्स बंद हो गए तो एयर की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है। जितने ज़्यादा होल्स बंद हो जाएंगे उतनी एयर की सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर एयर कम हो गया तो मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम होगा तो कंबशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, इसीलिए सूटी फ्लेम आता है और फिर जो बर्तन है वो काला हो जाता है। जो काला काला दिखता है वो क्या रहता है? वो कार्बन होता है।
भाई जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कम्बशन नहीं हुआ, ठीक है। और फ्यूल क्या चीज़ से बना हुआ, कार्बन से बना है, तो मतलब बेसिकली कार्बन का कम्बशन हुआ ही नहीं, तो कार्बन रह गया, वही जो कार्बन है बर्तन के नीचे जम जाता है, ठीक है, समझ में आया? ओके। हाँ, उसके बाद यही लिखा हुआ है इन द बॉटम कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो गैस स्टोव होता है उसके जो एयर होल्स हैं वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, ठीक है। ब्लॉक होने से क्या होता है, फ्यूल का जो कम्बशन है, बर्निंग है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, और इसमें दो चीज़ें आती हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक। अब इनका जो कम्बशन है वो जैसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है वैसा नहीं होता, इनका जो कम्बशन है वो येलो कलर का होता है और ये सूटी फ्लेम देते हैं, ठीक है। सूटी फ्लेम दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनका कम्बशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट है, तभी ये सूटी फ्लेम दे रहे हैं, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि ईथीन है और इथाइन है, अगर हम इसको एयर में बर्न करें, ठीक है, बर्न करें तो ये सूटी फ्लेम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होता है। इसको समझाऊं मैं कैसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्यूटेन है, C4H10 होता है, और ब्यूटीन बनाएंगे तो C4H8, तो इसमें हाइड्रोजन कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। इसमें 4 कार्बन के साथ में 10 हाइड्रोजन है, इसमें 4 कार्बन के साथ में 8 हाइड्रोजन है, तो अगर दोनों में 4 है लेकिन इसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटीन। नहीं समझ में आया भाई? इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? 4 और 10 14, ठीक है, नंबर के हिसाब से। वैसे तो हम वेट के हिसाब से निकालते हैं, बट नंबर के हिसाब से देख लो, क्योंकि दोनों में सेम एटम्स है। तो अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो 4/14 इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन है 4 और टोटल 8 और 4 हो गए 12 और इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर में 4 इंटू 100, यहाँ भी ऊपर में भी 4 इंटू 100, यहाँ पे नीचे में 14, यहाँ पे नीचे में 12। ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये भी क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे नीचे में बड़ा नंबर है और यहाँ पे नीचे में छोटा नंबर है, तो अगर नीचे में बड़ा नंबर होगा तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कम आएगा, यहाँ पे नीचे में छोटा नंबर है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा आएगा। हम वेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इस वाले में ज़्यादा होगा। हाँ, इस वाले में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो वही तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली हायर होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स। ये एल्केन है और वो एल्कीन है, तो एल्कीन में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है और एल्काइन में और ज़्यादा होता है, ठीक है, एल्काइन में और ज़्यादा होता है, तो ये और ज़्यादा सूटी फ्लेम देगा। हाउ एवर इनका जो सूटी फ्लेम है हम रिमूव करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको इनको प्योर ऑक्सीजन के साथ में जलाना पड़ेगा, एयर के साथ में नहीं, क्योंकि एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। अगर हम प्योर ऑक्सीजन के साथ में जलाएं तो ये सूटी फ्लेम नहीं देंगे, ये क्लीन फ्लेम देते हैं। क्लियर, समझ गए? ओके, तो ये लिखा भी हुआ है, अगर हम इन हाइड्रोकार्बन्स को प्योर ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे तो ये कम्प्लीटली इनका बर्निंग प्रोसेस हो जाएगा और ये ब्लू फ्लेम देंगे बिना किसी स्मोक के, ठीक है। जो एसिटिलीन होता है, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, इथाइन का मतलब C2H2, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जब इस एसिटिलीन को बर्न करते हैं इन एयर तो ये बहुत ज़्यादा सूटी फ्लेम देता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन, ठीक है। एसिटिलीन का मतलब ये इथाइन को ही, इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है, ठीक है, इथाइन का ही कॉमन नेम एसिटिलीन है, ठीक है, इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर जो प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत हाई नहीं होता, वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम एसिटिलीन और प्योर ऑक्सीजन को बर्न करें, तब इस केस में जो एसिटिलीन होता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करता है।
इस जो फ्लेम है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। दोनों को मिक्स करके जब जलाते हैं जो फ्लेम आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देता है, और इसीलिए इस मिक्सचर का जो यूज़ है वो वेल्डिंग के लिए करते हैं, मेटल्स को वेल्ड करने के लिए करते हैं। जैसे कहीं पे रेलवे वगैरह की पटरी वगैरह क्रैक आ जाती है और वहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वगैरह नहीं है तो इसी मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं रेल की पटरी को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।